गर्मियों की वो दोपहरें हमेशा से ही बहुत बोझल और तवील हुआ करती थी। जब सूरज अपने पूरे जोबन पर आकर सहन के पक्के फर्श को तपा देता तो कायनात जैसे कुछ देर के लिए थम सी जाती थी। पूरे महल्ले पर एक अजीब सा सुकूत तारी हो जाता था, लेकिन इस बड़े पुराने मुश्तरका खानदानी मकान के अंदर की दुनिया का चलन अलग था। आज़ा ने अपने माथे पर आने वाले पसीने के कतरों को अपनी आस्तीन से पोंछा और एक गहरा सांस लिया। ये इसकी छुट्टियों के दिन थे, वो दिन जिनका इंतज़ार बाकी लड़कियां सोने आराम करने महज फजूल बातों में वक्त गिनवाने के लिए करती थी। आज़ा की कजिन इस वक्त अंदरूनी कमरों में एयर कूलर की ठंडी हवा में गहरी नींद के मज़े ले रही थी। सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का खाना, वो सब सिर्फ दस्तरखान पर नजर आती थीं, और बर्तनों के ढेर, किचन की सफाई और घर के वो पेंडिंग काम जो महीनों से इल्तिवा का शिकार थे, आज़ा की खामोश तबीयत के मुंतज़िर रहते थे। कभी शिकायत नहीं करती थी। इसकी संजीदगी और जिम्मेदारी उसकी शख्सियत का वो हिस्सा बन चुकी थी जिसे सब ने ओ फर्ज ऊ समझ लिया था। दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे। पूरा घर तपती धूप की चादर ओढ़े सो रहा था। आज़ा ने सहन के एक कोने में रखी पुरानी अलमारी से अपनी किताबें निकाली। ये इसकी अपनी दुनिया थी, लेकिन उन किताबों को भी धूप दुखाना जरूरी था ताकि सैम की वो खत्म हो सके। इसने एक एक करके किताबें सहन में बिछी चारपाई पर फैलाना शुरू की। धूप इतनी तेज थी कि कागजों से एक अजीब सी जली हुई खुशबू उठने लगी। के बाद वो दालान की तरफ बढ़ी जहां भारी बिस्तर और रजाइयां रखी थी। इसने अकेले ही उन भारी बिस्तरों को घसीटा और सहन की तेज धूप में लाकर डाल दिया ताकि वो सूख जाए। इसका सफेद दोपट्टा उसके सर से ढलक कर शानों पर आ गिरा था और चेहरे पर थकन के बावजूद एक अजीब सा सुकून और वकार था। वो घर की सेटिंग बदलने में इतनी मगन थी कि इसे इर्द गिर्द का होश। इसी दौरान गिल्ली का बड़ा लोहे का गेट, जो फैमिली की लापरवाही की वजह से अक्सर आधा खुला रहता था, हल्की सी चरचराहट के साथ हिला। शावेज अपनी नौकरी के तवील और थका देने वाले घंटों के बाद बाइक पर वापस लौट रहा था। तपती हुई सड़क और अफसर की झुलकियां उसके असाब पर सवार थीं, लेकिन जैसे ही इसकी बाइक इस मानूस गिल्ली में दाखिल हुई, इसकी रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये पिछले कई दिनों का एक ऐसा मामूल बन चुका था जिसका इल्म सिर्फ इसने बाइक बंद की और इसे घसीटते हुए जैसे ही इस खिले गेट के सामने से गुजरा, इसकी नजरें हमेशा की तरह अंदर की तरफ उठ गईं। सहन के ऐन बीच में तपती धूप तले आज़ा खड़ी थी। इसके गाल गर्मी की वजह से सुर्ख हो रहे थे और वो अपनी किताबों को सलीके से तरतीब दे रही थी। शावेज वहीं रुक गया। धूप की एक तेज किरण आज़ा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे इसकी आंखों की संजीदगी और भी गहरी लग रही थी। शावेज ने महसूस किया कि इस लड़की में कोई आम बात नहीं थी। जहां इस घर की बाकी लड़कियां सिर्फ आराम पसंदी और बातों में वक्त ज़ाय करती थीं, वहीं ये लड़की इस तपती दोपहर में एक खामोश तितली की तरह पूरे घर को संवारने में लगी रहती थी। इसकी यही खामोशी, यही संजीदगी शावेज के दिल में एक गहरा सिहर बनकर उतर चुकी थी। आज़ा ने अचानक एक किताब उठाते हुए सर ऊपर किया। शावेज ने जल्दी से अपनी नजरें झुकाईं, लेकिन तब तक उनके दरमियान का वो पोशीदा तसलसल एक लम्हे के लिए जड़ चुका था। आज़ा को लगा कि बाहर कोई है। इसने गेट की तरफ देखा जहां शावेज बाइक संभाले खड़ा था। दोनों की नजरें मिले, एक में थकन और उलझन थी, दूसरे में गहरा खामोश और तड़पा देने वाला एहसास। आज़ा ने जल्दी से अपना दोपट्टा दुरुस्त किया और रुख मोड़ लिया, लेकिन इसके दिल की धड़कन इस तपती दोपहर में भी तेज हो चुकी थी। और शावेज, वो एक गहरा सांस लेकर अपने दिल में इस सुर्ख चेहरे का अक्स बसाए आगे बढ़ गया। रोमान का एक नया अनदेखा सिलसिला शुरू हो चुका था, जिसकी तपिश इस गर्मी से कहीं ज्यादा गहरी थी। शावेज के जाने के बाद भी आज़ा के दिल की धड़कनें मामूल पर ना आ सकी। इसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से तपते हुए गालों को छुआ, जहां गर्मी के साथ साथ अब हया की लालबी भी दौड़ रही थी। इसने दोबारा गेट की तरफ नहीं देखा, लेकिन इसके जहन के किसी कोने में शावेज की वो थकी हुई मगर गहरी नजरें नक्श हो चुकी थी। वो रोज दोपहर को इसी वक्त यहाँ से गुजरता था। ये बात आज़ा के लिए नई नहीं थी, लेकिन आज पहली बार उन दोनों की नजरों का यूं टकराना आज़ा के अंदर एक अजीब सी हलचल मचा गया था। आज़ा, ओ आज़ा, कहाँ मर गई? जरा यहाँ अंदर आना। दालान के पार बने ठंडे कमरे से ताई अम्मा की भारी और करख्त आवाज गूंजी, जिसने आज़ा के ख्यालात के तसलसल को बेदर्दी से तोड़ दिया। आज़ा ने जल्दी से किताबों पर ईंटें रखें ताकि हुआ से उड़ी ना, और अपना दोपट्टा दुरुस्त करती हुई अंदर की तरफ भागी। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही एयर कूलर की ठंडी हवा ने आज़ा के झुलसे हुए चेहरे को छुआ, लेकिन वहाँ का माहौल ठंडा नहीं था। ताई अम्मा बेड पर टेक लगाए बैठी पान चबा रही थी,
जबकि उनकी दोनों बेटियां मरियम और सना मोबाइल फोन्स हाथ में लिए सोफे पर नींदराज थी। जी ताई अम्मा, आज़ा ने अदब से पूछा, हालांकि इसकी सांस अभी तक फूली हुई थी। कब से आवाजें दे रही हूँ, बहरी हो गई हो क्या? ताई अम्मा ने नागवारी से कहा। जरा किचन में जाकर देखो, शाम की चाय का वक्त होने वाला है। और हाँ, रात के खाने के लिए गोश्त निकाल कर रख देना। तुम्हारे ताया अबू कह रहे थे कि आज कुछ मेहमान भी आ सकते हैं। ताई अम्मा, मैं अभी सह में बिस्तर और किताबें धूप में डालकर आई हूँ, जरा हाथ मुंह धो लो। आज़ा ने धीमे लहजे में कहना चाहा। हाँ तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया है? मरियम ने मोबाइल से नजरें हटाए बगैर तंज किया। अपने ही घर का काम करती हो ना, हम पर कोई एहसान तो नहीं कर रही। वैसे भी उम्मी, इसके अब्बा तो घर का कोई खर्चा देते नहीं, अगर ये लड़की थोड़ा काम कर भी ले तो क्या आफत आ जाए। ये जुमला आज़ा के दिल पर किसी तेज धार खंजर की तरह लगा। आज़ा के वालिद, जो के ताया अबू के छोटे भाई थे, पिछले चंद सालों से बीमार थे और घर के माली मामलात में उनका हिस्सा ना होने के बराबर था। इसी मजबूरी ने आज़ा को इस घर में एक मुफ्त की मुलाजमा बना दिया था, जिसकी मेहनत को सब अपना हक समझते थे, लेकिन इसकी इज्जत नफस की परवाह किसी को नहीं थी। आज़ा ने कुछ कहे बगैर अपनी तरफ आंखें छुपाईं और किचन की तरफ बढ़ गई। वो रूकर अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहती थी। इसकी खामोशी इसका सबसे बड़ा हथियार थी और यही इसका वकार भी था। दूसरी तरफ गिल्ली के आखिर में वाक़ई एक छोटे से मकान के कमरे में शावेज बेड पर लेटा छत के पंखे को देख रहा था। वो जिस्मानी तौर पर थका हुआ था, लेकिन इसका ज़हन आज़ा के इसी सुर्ख चेहरे पर अटका हुआ था। शावेज एक यतीम लड़का था जिसने अपनी मेहनत के बिल बोते पर एक छोटी सी नौकरी हासिल की थी और अपनी बूढ़ी माँ का सहारा बना हुआ था। वो आज़ा के खानदान की गुरूर और पोजीशन से अच्छी तरह वाकिफ था। वो जानता था कि आज़ा इस बड़े मकाम की सबसे अनमोल मगर सबसे मजलूम लड़की है। शावेज बेटा, खाना लगा दूं? इसकी माँ ने किचन से आवाज़ दी। नहीं उम्मी, भूख नहीं है, बस चाय बना दे, शावेज ने जवाब दिया, जबकि इसकी आंखों के सामने अब भी आज़ा की वो नज़रें घूम रही थीं जिनमें एक अजीब सा इल्तिजा और तन्हाई का रंग था। शावेज ने दिल में अहद किया कि वो इस लड़की को इस दोज़ख जैसे माहौल से निकालेगा, लेकिन कैसे? इसके पास ना तो बड़ी दौलत थी और ना ही कोई ऊंचा नाम। इसके पास था तो सिर्फ एक सच्चा दिल और आज़ा के लिए बेपनाह एहतराम। शाम के साए गहरे हो चुके थे। मुश्तरका खानदान के मर्द हजरात घर लूट रहे थे और घर में रौनक और शोर बढ़ रहा था, लेकिन आज़ा के लिए ये शोर सिर्फ काम के दबाव का दूसरा नाम था। वो चाय के कप ट्रे में सजाए जैसे ही दालान में आई, इसने ताया अबू को अपने वालिद से ऊंची आवाज में बात करते हुए सुना। देखो भाई, आज़ा अब सियानी हो गई है। मैं कब तक इसका बोझ उठाऊंगा? हमारे दौर के रिश्तेदारों में एक लड़का है तारिक, अच्छे पैसे कमा लेता है, उम्र में थोड़ा बड़ा है तो क्या हुआ? मैंने सोचा है कि आज़ा का हाथ उसके हाथ में दे दूं, ताया अबू ने चाय की चुस्की लेते हुए फैसलाकुन अंदाज में कहा। आज़ा के हाथ में मौजूद ट्रे हल्की सी कांपी। तारिक का नाम सुनते ही उसके रूंगटे खड़े हो गए। तारिक एक बदतमीज और उजड़ किस्म का इंसान था जिसकी पहली बीवी इसे छोड़कर जा चुकी थी। दरवाजे के पीछे खड़ी आज़ा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ताया अबू के मुंह से निकले अल्फाज आज़ा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। तारिक का नाम सुनते ही उसके पांव तले से जमीन निकल गई। वो तारिक जिसकी बदजुबानी और उखड़पिन के किस्से पूरे खानदान में मशहूर थे, जो अपनी पहली बीवी पर जुल्म के बाइस बदनाम था। ताया अबू सिर्फ अपने सर से एक बोझ उतारने के लिए इसे इस दोज़ख में धकेलना चाहते थे। लेकिन भाई साहब, आज़ा के बीमार वालिद की नहीफ और लरसती हुई आवाज़ आई, तारिक उम्र में आज़ा से बहुत बड़ा है और उसका मिजाज भी। आप तो जानते हैं, मिजाज को गोली मारो भाई। ताया अबू ने कड़कदार लहजे में उनकी बात काटी। आज के दौर में लड़की का रिश्ता होना ही बड़ी बात है। आज़ा कौन सा कोई राजकुमारी है? ना तुम्हारे पास देने को जहेज है, ना ही कमाई। तारिक कोई खर्चा नहीं मांग रहा, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एहसान होना चाहिए। बस मैंने कह दिया सो कह दिया। वो आज़ा की आंखों से एक गर्म आंसू टपक कर चाय की ट्रे पर गिरा। इसने अपने कांपते हुए होंठों को दांतों तले दबाया ताकि इसकी सिसकी बाहर ना निकल सके। इसने खुद को संभाला, चेहरे पर जब्त का गिलाफ चढ़ाया और अंदर दाखिल होकर खामोशी से ट्रे मेज पर रख दी। ताया अबू ने इसे देखकर बात का रुख बदल लिया, लेकिन उनकी नजरों का फातिहाना अंदाज आज़ा के दिल को छलनी कर गया था। वो वहां से पलटी और सीधी अपने छोटे से अंधेरे कमरे में चली गई, जहां इसकी माँ नमाज पढ़कर अभी उठी थी। आज़ा अपनी माँ के घुटनों से जा लगी और फूट फूट कर रो दी।
इसकी माँ की आंखों में भी बेबसी के आंसू थे, क्योंकि वो जानती थीं कि इस बड़े घर में उनकी आवाज़ की कोई औकात नहीं थी। शाम ढल चुकी थी और गिल्ली की पीली लाइट्स ऑन हो चुकी थीं। शावेज अपने घर के छोटे से सह में टहल रहा था, लेकिन इसका दिल मुसलसल मचल रहा था। आज़ा का वो मासूम चेहरा इसके ज़हन से हिट नहीं रहा था, मगर इसे एक अजीब सा एहसास ज़ियां घेरे हुए था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। इसी दौरान इसका कजिन नवीद, जो आज़ा के ताया की बैठक में अक्सर उठता बैठता था, शावेज से मिलने चला आया। दोनों बाहर गिल्ली के मोड़ पर खड़े होकर बातें करने। यार शावेज, बड़े घर वालों के रंग ढंग भी अजीब हैं, नवीद ने कहा। आज आज़ा के ताया कह रहे थे कि वो आज़ा का रिश्ता इस तारिक से कर रहे हैं। वही तारिक जो बदमाश किस्म का आदमी है, बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने पर तले हैं, सिर्फ इसलिए कि वो यतीमों की तरह इस घर में रह रही है। नवीद की बात सुनकर शावेज के जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। इसका खून खौल उठा। क्या? तारिक से शावेज की मुट्ठियां भींच गईं और आंखों में एक तपश उतर आई। हाँ यार, बस गरीब की बेटी है ना, तो सब अपनी मर्जी चला रहे हैं, नवीद ने सर्द आह भरी। नवीद के जाने के बाद शावेज वहीं साकित खड़ा रहा। इस तपती दोपहर में जो खामोश बंधन आज़ा की आंखों से इसके दिल तक पहुंचा था, वो अब एक पुख्ता इरादे में बदल चुका था। शावेज को मालूम था कि वो अमीर नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो आज़ा को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। रात के 12 बज रहे थे। पूरे मुश्तरका मकान पर नींद का गलबा था, लेकिन आज़ा की आंखों में नींद कहाँ थी। वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर सुनसान गिल्ली को देख रही थी। चांद की मध्यम रोशनी सहन पर पड़ रही थी, जहां दोपहर को इसने किताबें फैलाई थी। अचानक गिल्ली में एक बाइक की धीमी सी आवाज आई। आज़ा ने चौंक कर बाहर देखा। गिल्ली के मोड़ पर उसके घर के आधे खिले लोहे के गेट के सामने शावेज अपनी बाइक रोके खड़ा था। रात के इस सन्नाटे में जब सब इससे मुंह फेर चुके थे, शावेज वहां खड़ा अकेला उसके घर की तरफ देख रहा था, जैसे वो आज़ा को ये यकीन दिला रहा हो कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं है। रात की इस खामोश दस्तक ने आज़ा के अंदर जैसे एक नई रूह फूंक दी थी। शावेज का इस अंधेरे में वहां आकर खड़े होना कोई मामूली बात नहीं थी। वो आज़ा के लिए एक अनदेखा उनका सहारा बन चुका था। सुबह जब आज़ा बेदार हुई तो इसकी आंखों में आंसुओं की जगह एक अजीब सा ठहराव और मजबूती थी, जो इससे पहले कभी उसके चेहरे पर नहीं देखी गई थी। वो किचन में आई तो मामूल के मुताबिक ताई अम्मा और कजिनों के तंज तैयार थे, लेकिन आज आज़ा पर उन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। इसका जहन कहीं और था। वो अपने वजूद पर होने वाले इस आखिरी वार के खिलाफ खड़ी होने का हौसला जमा कर रही थी। दोपहर के वक्त जब ताया अबू घर लौटे और बैठक में सब चाय के लिए जमा हुए, तो उन्होंने तारिक के घर वालों को हाँ कहने का बाकायदा ऐलान करने के लिए आज़ा के वालिद को बुलाया। हाँ तो भाई, मैंने तारिक के अब्बा से बात कर ली है, वो कल शाम को मिठाई लेकर आ रहे हैं, बस बात पक्की समझो। और ताया अबू ने अपने मखसूस हाकिमाना अंदाज में कहा। आज़ा जो चाय के कप रखने अंदर आई थी, वहीं रुक गई। इसने एक गहरा सांस लिया, अपने दोपट्टे को मजबूती से समेटा और ताया अबू के सामने आकर खड़ी हो गई। इसकी रंगत जर्द थी, लेकिन नजरें सीधी ताया अबू की आंखों में थीं। ताया अबू, मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी। आज़ा की आवाज़ धीमी थी, लेकिन इस बड़े कमरे में वो किसी धमाके की तरह गूंजी। पूरे कमरे में एकदम सांप सूंघ गया। ताई अम्मा का हाथ चाय के कप पर ही रुक गया और मरियम और सना ने हैरत से अपने फोन नीचे कर लिए। आज़ा के वालिद ने डर कर अपनी बेटी की तरफ देखा। क्या कहा तुमने? ताया अबू की आवाज में गुस्से की गरज पैदा हुई। वो अपनी जगह से खड़े हो गए। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे फैसले के आगे बोलो। इस घर में रहकर हमारा नमक खाकर अब तुम हमें अपनी मर्जी बताओगी। मैं आपकी नाफरमानी नहीं कर रही ताया अबू, आज़ा ने अपने लहजे के वकार को बरकरार रखते हुए कहा, हालांकि इसका दिल अंदर से बुरी तरह कांप रहा था। लेकिन तारिक साहिब के हालात और मिजाज से सब वाकिफ हैं। बाबा बीमार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। मैं एक अच्छे और बावकार इंसान से शादी करना चाहती हूँ, किसी ऐसे से नहीं जो जिंदगी को दोज़ख बना दे। जुबान दराज लड़की, ताई अम्मा बीच में कूद पड़े। देखा भाई साहिब, ये इसकी खामोशी के पीछे का सच है। अपने बीमार बाप का रोब झाड़ रही है हम पर। दूसरी तरफ शावेज का इस्तिराब अपनी इंतहा को छू रहा था। वो रात भर सो नहीं सका था। इसे मालूम था कि आज़ा के ताया बहुत जल्द कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं और उससे पहले कि बहुत देर हो जाए इसे कुछ करना होगा। शाम को जब वो नौकरी से वापस आया तो वो सीधा अपनी माँ के पास किचन में गया।
इसने अपनी माँ के हाथ से बर्तन लिया और उन्हें प्यार से अपने सामने बिठाया। उम्मी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, शावेज ने संजीदगी से कहा। इसकी माँ ने इसके चेहरे की लकीरों को पढ़ा जहाँ एक सच्चे इंसान का अज़्म झलक रहा था। क्या बात है बेटा, खैरियत तो है? उम्मी, इस बड़े घर वाली आज़ा, शावेज ने कुछ झिझकते हुए लेकिन साफ अल्फाज में कहा, वो बहुत तकलीफ में है। इसके ताया इसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तले हैं और उसका रिश्ता तारिक से कर रहे हैं। उम्मी, मैं आज़ा को पसंद करता हूँ, इसकी इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब कल ही उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाए। इसकी माँ एक लम्हे के लिए शशदर रह गईं, चूंकि वो इस खानदानी फ़र्क से वाकिफ थी। शावेज बेटा, वो लोग बहुत मगरूर हैं। हम गरीब लोग हैं, वो हमारी बात का क्या जवाब देंगे? कहीं तुम्हारी तौहीन ना हो जाए। उम्मी, इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है, शावेज ने उनका हाथ थामते हुए कहा। आज़ा इस घर में एक कैदी की तरह है। अगर हमने कोशिश भी ना की तो मैं खुद को कभी मुआफ नहीं कर पाऊंगा। आप बस मेरा साथ दें, आगे जो होगा मैं संभाल लूंगा। शावेज की आंखों का सच्चा एहसास देखकर उसकी माँ का दिल पिघल गया और उन्होंने हामी भर ली। अगली शाम माहौल इंतहाई कशीदा था। ताया अबू गुस्से में लाल पीले बैठे तारिक के घर वालों का इंतजार कर रहे थे और आज़ा को इसके कमरे में बंद कर दिया गया था। आज़ा खिड़की के पास बैठी मुसलसल दुआ कर रही थी, इसका दिल किसी अनजाने मुजिज़े का मुंतज़िर था। इसी दौरान गिल्ली का बड़ा लोहे का गेट खुला, लेकिन बाहर तारिक की गाड़ी नहीं थी, बल्कि शावेज की माँ अकेले चादर ओढ़े इंतहाई बावकार अंदाज में अंदर दाखिल हो रही। उनके पीछे शावेज खुद खड़ा था, इसकी नजरें सीधी दालान की तरफ थीं, जहां आज़ा के ताया बैठे थे। आज़ा ने खिड़की से शावेज और उसकी माँ को देखा तो इसकी सांसें रुक गईं। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो लड़का जो सिर्फ तपती दोपहरों में इसे दूर से देखता था, आज इसके लिए पूरे खानदान के सामने आ खड़ा होगा। शावेज की माँ जैसे ही बैठक के दरवाजे पर पहुंची, ताया अबू ने हैरत और नागवारी से उन्हें देखा। आप लोग यहाँ इस वक्त? शावेज आगे बढ़ा। इसने ताया अबू को सलाम किया और पूरे वकार और पुख्ता आवाज में कहा, ताया अबू, हम यहाँ अपनी माँ के साथ आज़ा का रिश्ता मांगने आए हैं। ये जुमला सुनते ही बैठक में जैसे क़यामत टूट पड़ी। शावेज के उन अल्फाज ने बैठक में मौजूद फिजा को यकसर मुंजमद कर दिया। ताया अबू के हाथ में पकड़ी तस्बीह वहीं रुक गई और उनके चेहरे पर हैरत, गुस्से और फिर शदीद हिकारत के तासुरात उभर आए। क्या कहा तुमने? ताया अबू की आवाज़ में जहर की सी कड़वाहट थी। वो अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता खड़े हुए, उनकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तुम्हारी ये मजाल, एक मामूली नौकरी करने वाले कल के लौंडे की ये जुर्रत के हमारे खानदान से रिश्ता जोड़े? शावेज ने अपनी नजरें झुकाई नहीं बल्कि पूरे वकार से ताया अबू का सामना किया। ताया अबू, रिश्ता मांगना कोई जुर्म नहीं है। मैं एक शरीफ इंसान हूँ, कमा रहा हूँ और आज़ा को वो इज्जत और सिख दे सकता हूँ जिसकी वो हकदार है। इज्जत, सिख? ताई अम्मा जो दालान के पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, एकदम बाहर निकल आए। अरे अपनी औकात देखी है तुमने? तुम्हारी माँ एक चादर ओढ़े यहाँ चली आई है जैसे कोई खैरात मांगने आई हो। हमारी आज़ा चाहे जैसी भी हो, इस बड़े घर की बेटी है। तुम्हारे जैसे गरीब के घर जाकर क्या वो भूख काटेगी? शावेज की माँ ने, जो अब तक खामोश थीं, अपने सर की चादर को दुरुस्त किया और इंतहाई धीमे मगर मजबूत लहजे में बोले, बहन जी, रिस्क अल्लाह के हाथ में है। मेरा बेटा मेहनती है, हलाल कमाता है। हम यहाँ कोई खैरात मांगने नहीं, इज्जत से रिश्ता मांगने आए हैं। अगर आपको मंजूर नहीं तो आप शराफत से इनकार कर सकती हैं, लेकिन हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। बस बहुत हो गया, ताया अबू ने मेज पर हाथ हुए चीख कर कहा, बाहर निकलो मेरे घर से। इससे पहले कि मैं अपने मुलाजमों को बिलाकर तुम दोनों को धक्के देकर बाहर निकालूं, यहाँ से दफ हो जाओ और दोबारा इस गिल्ली में भी नजर मत आना। शावेज का खून खौल उठा, इसकी मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन इसने अपनी माँ का चेहरा देखा जिनकी आंखों में इल्तिजा थी कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे बात मजीद बिगड़ जाए। शावेज ने एक गहरा सांस लिया, अपने जज्बात पर काबू पाया और ताया अबू की तरफ देखकर कहा, हम जा रहे हैं ताया अबू, लेकिन याद रखिएगा, किसी गरीब की इज्जत नफस को कुचल कर जो महल बनाए जाते हैं वो ज्यादा देर कायम नहीं रहते। शावेज अपनी माँ का हाथ थामकर बावकार कदमों से बाहर निकल गया, लेकिन इसकी आंखों में अब एक अज़्म की बजाय एक गहरा तूफान सुलग रहा था। आज़ा अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रही थी।
जब इसने शावेज और उसकी माँ को इस तरह बेइज्जत होकर जाते देखा तो इसके ज़ब्त का बंधन टूट गया। वो फर्श पर बैठकर सिसकियां लेने लगी। इसके दिल में शावेज के लिए एहतराम और मोहब्बत की जुड़ें अब इतनी गहरी हो चुकी थीं कि उन्हें उखाड़ना मुमकिन नहीं था। शावेज ने इसके लिए वो किया था जो उसके अपने सगे चचा ने भी नहीं किया था। इसने इसकी इज्जत के लिए अपनी इज्जत दांव पर दी थी। अभी वो अपने आंसू पूंछ ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। ताया अबू गुस्से में पागल होकर अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे ताई अम्मा और आज़ा के खौफजदा वालिद भी थे। तो ये चक्कर है, ताया अबू ने आज़ा का बाजू बेदर्दी से मरोड़ा। इसलिए तुमने कल तारिक के रिश्ते से इनकार किया था। इस आवारा लड़के के साथ आंखें लड़ा रही हो। हमारे खानदान की नाक कटवा दी तुमने। भाई साहब, मेरी बेटी को छोड़े, ये बेकसूर है। आज़ा के वालिद ने रोते हुए ताया अबू के आगे हाथ जोड़े, लेकिन ताया अबू ने उन्हें झटक दिया। आज रात ही तारिक के घर वाले मिठाई लेकर आएंगे और अगले हफ्ते निकाह होगा। अगर इस लड़की ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मैं तुम तीनों को इसी वक्त सड़क पर फेंक दूंगा। ताया अबू ने आखिरी फैसला सुनाया और दरवाज़ा बाहर से लॉक करके चले गए। कमरे में अब सिर्फ अंधेरा और आज़ा की सिसकियां थीं, लेकिन इस अंधेरे में आज़ा का ज़हन अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ सम्त में सोच रहा था। वो खामोश लड़की नहीं रही थी जो जुल्म सहती रहती। रात के 2 बज रहे थे। पूरे घर पर एक बोझल सुकूत तारी था, बिल्कुल इसी तपती दोपहर की तरह जब ये कहानी शुरू हुई थी। आज़ा ने अपने आंसू साफ किए। इसने अलमारी से अपना एक छोटा सा बैग निकाला। इसमें अपनी चंद ज़रूरी किताबें और अपने वालिद की दी हुई एक पुरानी डायरी रखी। इसने खिड़की से बाहर देखा। गिल्ली के इसी मोड़ पर जहां शावेज रोज़ खड़ा होता था आज कोई नहीं था, लेकिन आज़ा जानती थी कि शावेज का दिल वहीं था। इसने खिड़की के गर्ल को आहिस्ता से सरकाया, जो पुरानी होने की वजह से पहले ही ढली थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कदम था, लेकिन तारिक की दोज़ख से ये खतरनाक रास्ता कहीं बेहतर था। आज़ा ने अंधेरे में एक आखिरी बार अपने सोते हुए वालिदैन के कमरे की तरफ देखा, अपने दोपट्टे को मजबूती से सर पर बांधा और खिड़की से बाहर कदम निकाल दिया। आज़ा के पांव जैसे ही गिल्ली के कच्चे फर्श पर पड़े, इसके पूरे वजूद में एक सनसनीखेज सर्द लहर दौड़ गई। रात की हवा सर्द थी, लेकिन इसके तपते हुए गालों और तेज धड़कते दिल के लिए ये हुआ भी नाकाफी थी। इसने मुड़कर एक आखिरी बार इस पुराने मुश्तरका खानदानी मकान को देखा जो बरसों से इसके लिए एक कैद खाना बना हुआ था, और फिर बना पीछे देखे तेज कदमों से गिल्ली के अंधेरे में बढ़ गई। इसका रुख सीधा शावेज के छोटे से मकान की तरफ था। इस वक्त दुनिया की तमाम रुसवाइयाँ और खौफ एक तरफ थे, और शावेज का वो बावकार और सच्चा चेहरा एक तरफ, जिसने इसकी खातिर अपनी माँ के सामने और ताया अबू के दरबार में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। शावेज अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा छत के पंखे की लामुतनाही गर्दिश को देख रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ताया अबू के वो जहरीले जुमले और अपनी माँ की नम आंखें उसके दिल पर तीर की तरह चुभ रही थी। वो सोच रहा था कि कल सुबह होते ही वो कोई कानूनी रास्ता ढूंढेगा, आज़ा के वालिद से तन्हाई में मिलने की कोशिश करेगा। अचानक इसके घर के छोटे से लकड़ी के दरवाजे पर एक बहुत ही हल्की लरसती हुई दस्तक हुई। शावेज चौंक कर उठ बैठा। रात के इस पहर दस्तक। इसने जल्दी से कमरे का बल्ब ऑन किया और सहन की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, बाहर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। सामने आज़ा खड़ी थी, सफ़ेद दोपट्टे में लिपटी, चेहरे पर खौफ और आंसुओं के निशान और हाथ में एक छोटा सा बैग। इसकी सांसें इस तरह चल रही थीं जैसे वो किसी गहरे तूफान से बचकर भागी हो। आज़ा, तुम यहाँ? इस वक्त शावेज की आवाज़ हल्क में फंस गई। आज़ा ने अपने कांपते हुए होंठों को खोला, लेकिन इसके मुंह से कोई लफ्ज़ ना निकल सका। बस इसकी आंखों से आंसुओं का एक नया सैलाब बह निकला। शावेज की माँ भी आहट सुनकर अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी। आज़ा को इस हाल में देखकर वो सब भूल गईं और लपककर इसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ कैसे? उन्होंने आज़ा के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। आज़ा ने शावेज की माँ के कंधे पर सर रखकर हिचकियों के बीच कहा, ताया अबू ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। वो कल ही तारिक से मेरा निकाह पढ़वाने वाले थे। अगर मैं वहां से ना निकलती तो वो मुझे मार देते। शावेज, मैं इस दोज़ख में वापस नहीं जा सकती। शावेज ने आज़ा की बेबसी और अपने लिए इसके इस बेपनाह एतमाद को देखा तो इसके दिल का सारा इस्तिराब एक चट्टान जैसी मजबूती में बदल गया।
इसने आज़ा के करीब आकर इंतहाई संजीदगी और यकीन के साथ कहा, तुम महफूज हो आज़ा। अब इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इस तारिक के पास नहीं भेज सकती। ये मेरा तुमसे वदा है। दूसरी तरफ जैसे ही सुबह का सूरज तुलू हुआ, बड़े घर में क़यामत टूट पड़ी। ताई अम्मा आज़ा को किचन का काम याद दिलाने के लिए जब इसके कमरे की तरफ गईं तो खिली खिड़की देखकर उनकी चीख निकल गई। भाई साहब, गजब हो गया। वो कल की मुट्ठी भर की लाड़की घर से भाग गई। ताई अम्मा के चिल्लाते ही पूरा घर दालान में इकट्ठा हो गया। ताया अबू का गुस्सा अपनी इंतहा को छू रहा था। उनकी मुट्ठियां भींच गईं और चेहरा मारे गुस्से के काला पड़ गया। इसकी ये मजाल, हमारे खानदान की पगड़ी उछाल दी इसने। मुझे मालूम है वो कहाँ गई है। वो इसी नौकरी पेशे लड़के के पास गई है। उन्होंने गुस्से में आज़ा के बीमार वालिद को गिरेबान से पकड़ा। देखो अपनी बेटी के लक्षण। अगर आज वो वापस न आई तो मैं तुम दोनों बूढ़ों को जेल भिजवा दूंगा। ताया अबू ने इसी वक्त अपने 2 मुलाजमों और कजिन नवीद को साथ लिया और गुस्से में पागल होकर शावेज के घर की तरफ चल दिए। उनके जहन में सिर्फ एक ही बात थी, आज़ा को घसीट कर वापस लाना और शावेज को इसकी जुर्रत का ऐसा सबक सिखाना कि वो याद रखे। शावेज के घर का दरवाज़ा अभी खुला ही था कि ताया अबू अपने आदमियों के साथ तूफान की तरह अंदर दाखिल हुए। कहाँ है वो बदजात लड़की? बाहर निकालो इसे, ताया अबू ने सहने खड़े होकर धाड़ते हुए कहा। शावेज अपने कमरे से बाहर निकल आया। इसके चेहरे पर अब कोई झिझक का खौफ नहीं था, बल्कि एक मर्दन हुर का वकार था। ताया अबू, तहजीब से बात करें। ये मेरा घर है और आज़ा अब यहाँ मेरी पनाह में है। तुम्हारी पनाह? ताया अबू ने आगे बढ़कर शावेज का गिरेबान पकड़ना चाहा, लेकिन शावेज ने इंतहाई मजबूती से उनका हाथ हुआ में ही रोक दिया। अभी और इसी वक्त मेरे आदमियों के हवाले करो इसे, वरना मैं तुम सबको यहीं दफन कर दूंगा, ताया अबू ने धमकी दी। इसी लम्हे आज़ा कमरे से बाहर आई। इसके साथ शावेज की माँ और मोहल्ले के 2 मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग भी थे, जिन्हें शावेज ने सुबह सवेरे ही बुला लिया था। आज़ा के हाथ में निकाह नामे का एक सरकारी फॉर्म और अदालती तहफ़्फ़ुज़ की एक दरख्वास्त थी। ताया अबू, आज़ा की आवाज़ में अब वो पुरानी खामोशी नहीं थी, बल्कि एक नई गरज थी। मैं अब वो आज़ा नहीं हूँ जो आपके जुल्म सहती रहे। मैंने अपनी मर्जी से होशो हवास में शावेज से निकाह करने का फैसला कर लिया है और वकील को भी इत्तला दे दी गई है। अगर आपने यहाँ कोई तमाशा किया तो पुलिस की गाड़ी सबसे पहले आपको लेकर जाएगी। ताया अबू आज़ा का ये रूप देखकर शशदर रह गए। वो लड़की जो कभी ऊंची सांस भी नहीं लेती थी, आज उनके सामने पहाड़ बनकर खड़ी थी। ताया अबू आज़ा का ये रूप देखकर जैसे गूंगे हो गए। उनके पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। जिस लड़की को वो हमेशा अपने इशारों पर नचती आए थे, जिसकी खामोशी को उन्होंने इसकी सबसे बड़ी कमजोरी समझ लिया था, आज वही लड़की उनके सामने अपनी इज्जत और मोहब्बत के लिए एक नाकाबिले तस्खीर दीवार बनकर खड़ी थी। निकाह। ताया अबू के मुंह से जैसे अल्फाज टूट कर गिरे। उनका गुरूर, उनका खानदानी जम सब एक पिल में खाक में मिलता दिखाई दे रहा था। हाँ भाई साहब, महल्ले के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हाजी साहब ने आगे बढ़कर ताया अबू के शाने पर हाथ रखा। बच्चों ने जो कदम उठाया है वो कानून और शरीयत के दायरे में है। शावेज एक शरीफ लड़का है और आज़ा इसके घर में महफूज है। अब बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अगर आपने जबरदस्ती की तो बदनामी सिर्फ आपके खानदान की होगी, उनकी नहीं। ताया अबू ने गुस्से और बेबसी से शावेज को देखा, जिसकी आंखों का अज़्म अब भी उखड़ था, और फिर आज़ा को देखा जिसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं दिखाया था। तुमने हमारे खानदान के नाम पर वो कालक मिली है आज़ा, जो कभी नहीं धुल सकती, ताया अबू ने दांत पीसते हुए कहा। आज से तुम्हारा इस घर से, अपने बाप से और हमसे कोई रिश्ता नहीं। तुम हमारे लिए मर चुकी हो। और तुम शावेज, याद रखना, तुमने एक माजूर बाप का हाथ काटा है। इसकी कीमत तुम्हें कभी ना कभी चुकानी होगी। ताया अबू ने अपने आदमियों को इशारा किया और पीर पटकते हुए शावेज के सहन से बाहर निकल गए। उनके जाते ही जैसे पूरे घर ने एक तवील और सुकून का सांस लिया। इसी शाम महल्ले की छोटी सी मस्जिद के चंद करीबी गवाहों की मौजूदगी में आज़ा और शावेज का निकाह इंतहाई सादगी मगर वकार के साथ पढ़ा दिया गया। जब निकाह खां ने आज़ा से पूछा, क्या आपको शावेज वलद असलम हक महर के एवज अपने निकाह में कबूल हैं, तो आज़ा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इसने पूरे यकीन से कहा, कबूल है। जब शावेज ने आज़ा के सर पर चादर रखी और उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो आज़ा को लगा कि इस तपती दोपहर का सफ़र अब एक ठंडी घनी छाँव में बदल चुका है। शावेज की माँ ने दोनों के सरों पर हाथ रख कर दुआएं दे और आज़ा को चूम लिया।
आज से तुम इस घर की बेटी हो, आज़ा मुलाजमा नहीं। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। 2 साल पलक झपकते ही गुजर गए। गर्मियों की एक और तपती दोपहर थी। सूरज इसी तरह आबोताब से चमक रहा था और गलियों पर वही पुराना सुकूत तारी था। शावेज के छोटे से बावकार घर के सह में चाय की खुशबू महक रही थी। आज़ा अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ लड़की थी। इसके चेहरे से वो पुरानी थकन और खौफ हमेशा के लिए गायब हो चुका था और उसकी जगह एक मुतमईन, पढ़ी लिखी और पुरवकार औरत की मुस्कुराहट ने ले ली थी। शावेज की मोहब्बत और सपोर्ट की बदौलत इसने अपनी अधूरी पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली थी और अब वो एक स्कूल में पढ़ाती थी। इसके बीमार वालिदैन भी ताया अबू के सख्त रवैये से तंग आकर शावेज की जिद पर अब उन्हीं के साथ एक अलग हिस्से में हंसी खुशी रह रहे थे। शावेज ने आज़ा के वालिद का इलाज करवाया था, जिसकी वजह से वो अब काफ़ी बेहतर थे। दिल्ली के मोड़ पर बाइक की मानूस आवाज़ गूंजी। आज़ा के दिल की धड़कन आज मछली जैसे 2 साल पहले मछली थी। शावेज ने बाइक बंद की और मुस्कुराते हुए सह में दाखिल हुआ। आज़ा ने आगे बढ़कर उसके हाथ से इसका बैग लिया और इसे ठंडे पानी का गिलास थमाया। दोनों की नज़रें मिले। उन नज़रों में अब कोई खौफ, कोई इल्तिजा, कोई तड़प नहीं थी, बल्कि एक गहरा, अबदी और लाजवाल सुकून था। आज धूप बहुत तेज है ना? शावेज ने आज़ा का हाथ थामते हुए मुस्कुरा कर कहा। आज़ा ने शावेज के चेहरे को देखा, जहां उसके लिए पनाह और सच्ची मोहब्बत का समंदर था, और धीमे से बोली, जब दिल में सुकून की छाँव हो शावेज, तो बाहर की धूप नहीं झलसाती। सहन के कोने में रखी आज़ा की किताबों के सफ़हात हुआ से हल्के हल्के हल रहे थे, जैसे वो इस खामोश मोहब्बत के मुकम्मल होने की गवाही दे रहे हों, जो एक तपती दोपहर से शुरू होकर एक खूबसूरत जिंदगी का उन्वान बन चुकी थी। खूबसूरत जिंदगी का उन्वान बन चुकी थी। कैसी लगी आपको हमारी एंडिंग? आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। आपको हमारे नावल्स पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों और फैमिली से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुश रहे।